नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। तो आपको बता रहे कि कोरोना ने एक बार फिर दुनिया भर में हाहाकार मचा के रखा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7 वो भी इंडिया में दस्तक दे चुका है और इसके 5 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष दत्ताश्रय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कोरोना का जो नया वेरिएंट BF7 है वो कितना खतरनाक है। डॉक्टर साहब, आज ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो देश की जनता आपसे जानना चाहती होगी। कोरोना का जो नया वेरिएंट BF7 है वो उससे भारत को कितना सावधान रहने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग आपके जो भी श्रोता है उनके लिए। तो नंबर वन, ये वेरिएंट जो है BF7, ये पहले ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट था जो लास्ट ईयर जैन 21 वगैरह में दिसंबर 21 और जैन 22 में आया था, उसका ही एक अंश है। तो ये वेरिएंट का एक ऐसा है कि वो स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, लेकिन जो सिम्टम्स है या जो तकलीफ है वो पहले वाले जो वेरिएंट जो हमको फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हुआ था, उस तकलीफ से बहुत कम तकलीफ देने वाला ये वेरिएंट है। सिम्टम्स वही होंगे, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लेकिन जो उसकी तीव्रता है वो जो हमारा अल्फा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट था उससे काफी कम है, क्योंकि ओमाइक्रॉन का जो थर्ड वेव भी आया था लास्ट ईयर या अर्ली दिस ईयर जनवरी में, उसके कंपैरिजन से इसकी तीव्रता कम ही होगी। हाँ, इसमें एक है कि ये स्प्रेड जल्दी होगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, आम जनता को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी? वही सावधानियां जो हम लोग इतने सालों से ले रही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना रख सकते हो उतना रखना है, फ्रीक्वेंट वॉशिंग, हैंड वॉश आपको करना है। सोप और वाटर से हैंड वॉश करोगे वो भी काफी इफेक्टिव है। सैनिटाइजर हैंड हेल्ड आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है, सर्दी खांसी है, तो काम पे मत जाइए फॉर सम रीजन, या के डॉक्टर को इमीडिएटली ओवर द काउंटर मेडिकेशंस के अलावा आप नहीं लेंगे उतना बेटर है। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर वो जो एडवाइस करेंगे वो फॉलो कीजिए। आई थिंक यही वो सिंपल एडवाइस है जो हम लास्ट 2-2.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो नए वेरिएंट है BF7, इसके लक्षण क्या है? मैं अभी वही आपको बताया, लक्षण वही है। जो मोस्ट कॉमन लक्षण जो है जुकाम, गले में खराश होना, फिर आपका सिर दर्द होना, बुखार 1-2 दिन रहना। ये जो वेरिएंट है ये आपके जो विंड पाइप है या लंग्स तक नहीं पहुंचता, ये ऊपर तक ही है, इसलिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं माना जाता। तो बिल्कुल। कई कुछ कुछ पेशेंट्स में पेट दर्द वगैरह हो सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स यही है, ज्यादा तीव्र नहीं है, क्योंकि वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। जितने अभी तक लिटरेचर या जो भी स्टडी हुआ है या जो भी पिछले केसेस में से इंफॉर्मेशन मिला है, उसमें वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है, अपने ऊपर गले के ऊपर से के एरिया को वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल। अब मनीष जी, देखा जाए तो जो कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है BF7, इससे चीन में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में दुनिया में 5.37 लाख इसके केसेस आए हैं। जापान की बात कर ले जिसमें 2 लाख मरीज आए, अमेरिका में 50,000 आए हैं। तो इससे इंडिया को कितना सावधान रहने की जरूरत है? देखो, अभी ये वेरिएंट आपने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि 5 केसेस है, तो ये 5 केसेस में से 4 केसेस तो अक्टूबर नवंबर में ही आ चुके हैं। कुछ कुछ आप बिल्कुल। रिपोर्ट्स देखोगे तो ये वेरिएंट 91 कंट्रीज में लास्ट 6-7 महीने से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है, right? और ये बिल्कुल। आपका जो ये एग्जिस्टिंग है अभी वही वही सावधानी बरतनी है जो हम लोग ने बाकी वेरिएंट्स के लिए बरती है, और कुछ नहीं है उसमें। वैक्सीनेशन जो है, इतना वैक्सीनेशन लोगे उससे हमें एडिशनल प्रोटेक्शन भी होगा, इन एडिशन टू जो आपका मास्किंग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग।
बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो इसके पिछले जो वेरिएंट्स आए थे, जब कोविड का सेकंड वेव आया था, उस टाइम भी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सारी चीज़ प्रॉपर हैंड वॉश किया जाता, लेकिन उस टाइम भी लोगों के बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या कोविड से मौत हुई थी। तो क्या लगता है ये जो नया वेरिएंट है कोविड का B7, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? मैम मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो डेल्टा वेरिएंट और बीटा वेरिएंट में बहुत ज्यादा फर्क है। डेल्टा वेरिएंट आपका प्रीडोमिनेटली लंग्स अफेक्ट करता था और काफी उसकी मॉर्बिडिटी जो सीवियरिटी बहुत बहुत ज्यादा थी। ये वाला वेरिएंट है वो मनीष आपको जी, थोड़ा ये जो नया वेरिएंट आया है BF7, ये क्या अफेक्ट करेगा? देखो, जो डेल्टा वेरिएंट है वो प्रीडोमिनेंटली आपका लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो लंग्स होते हैं वो अफेक्ट होता है, तो उसके वजह से फिर वो काफी डेंजरस होता था या खतरनाक होता था। जो ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है, जो पहले ओमाइक्रॉन जी BA5 था, फिर BA2 था, अभी BF7 है, वो प्रीडोमिनेंटली अपना जी नोज, अपना माउथ एरिया और फेरिंग्स जो गला है वो वहां तक ही इफेक्ट होता है। उससे नीचे तक उसका पेनिट्रेशन नहीं है। तो इसलिए एज कंपेयर टू प्रीवियस वेरिएंट ये काफी, मतलब उसमें तकलीफ काफी कम है। एट द सेम टाइम जो बिल्कुल भी डायबिटिक्स है या कैंसर पेशेंट्स है उनको तो एहतियात ज्यादा बरतनी है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट्स को बिल्कुल भी वही एहतियात बरतनी, क्योंकि वेरिएंट इतना डेंजरस नहीं माना जाता है जितना पहले एज कंपेयर टू डेल्टा। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो विशेषज्ञों का कहना है, डॉक्टर्स का दावा है कि जो कोविड का जो नया वेरिएंट BF7 आया है, उसका संक्रमण दर सबसे खतरनाक है। BF7 जो वेरिएंट है, उसका संक्रमण 10 से 18.6 है, डेल्टा का 6 to 7 और अल्फा का 4 से 5 था। तो BF7, डेल्टा, अल्फा, इस तीनों में डिफरेंस क्या है? हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे। अब वो स्प्रेड जल्दी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजरस है फॉर लाइफ। वो स्प्रेड जल्दी होता है, लेकिन वो जैसे उसका स्प्रेड बढ़ते जाता है उसका सीवियरिटी कम होते जाता है। तो इसलिए अगर वो स्प्रेड जल्दी हो रहा है लेकिन उसका अफेक्शन आपके मेन वाइटल ऑर्गन्स में नहीं है, इसलिए उसका, हाँ आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, आपको फीवर होगा, लेकिन आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स जैसे प्रीवियस अल्फा और डेल्टा वेरिएंट में था वो नहीं होगा। हर एक वायरस का और म्यूटेशन का, वेरिएंट का अलग अलग गुण धर्म होता है। तो जैसे ये बिल्कुल ओमाइक्रॉन फैलता जल्दी है, लेकिन उसकी तीव्रता उतनी नहीं है जितनी डेल्टा की थी या अल्फा की थी। बिल्कुल। तो जो कोविड का जो नया वेरिएंट आया है BF7, अभी उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। तो BF7 जो वेरिएंट है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर भी फिलहाल कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे? सो मेडिसिन तो वही जो ICMR ने रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स है वही चल रहे हैं। मैं जी मेडिसिन के नाम तो अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट इज वो साइंटिफिक नहीं होगा नाम बताना। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड ICMR ने प्रोटोकॉल्स है लास्ट 2-2.5 साल से, अलग अलग कैसे अलग अलग तीव्रता पे अलग अलग मेडिसिन यूज हो जाती है, तो उसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी सेटल्ड है जो 1.5-2 साल से है वो। तो बिल्कुल यही है मेडिसिन के बारे में। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि BF7 जो वेरिएंट है, या फिर डेल्टा, अल्फा, इन सारे जो अलग अलग वेरिएंट्स आए, इसमें किस किस प्रकार के मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया? मैम मैं वही बोल रहा हूँ कि मेडिसिन का इस्तेमाल ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। 4-5 या जी ऑलमोस्ट 5-6 एंटीवायरल्स है, या जो भी एंटीबायोटिक्स है, या कुछ कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ये रिकमेंडेड है। ये दर्शकों को खुलेआम बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओवर द काउंटर यूज होता है, और फिर इट इज वो बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है मेडिसिन को खुलेआम बताना। वो आप डॉक्टर को जाके अप्रोच बिल्कुल करके आप ले सकते, दैट इज बेटर। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो BF7 जो नया वेरिएंट है, क्या उसको इंडियन वैक्सीन मात दे पाएगी? अभी वैक्सीनेशन कैसा होता है कि वैक्सीनेशन, जब वैक्सीन बनता है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर पे वो वैक्सीन डिजाइन होता है, और उसके बाद उसके जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो एंटीबॉडीज आपको प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली देंगे। हाँ, कि कौन से हद तक प्रोटेक्शन देंगे ये हर एक पेशेंट में और हर एक वेरिएंट में अलग होता है, यस, लेकिन प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली वो वैक्सीनेशन से होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो BF7 में बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज का कितना फर्क पड़ेगा?
मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो ये सब रिकमेंडेड आफ्टर रिसर्च है जो आईसीएमआर ने अपने अपने वेबसाइट में बताया है। तो ये उन्होंने रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने एक पेपर वर्क किया है, एक रिसर्च होता है, अलग अलग जगह पे जाके रिसर्च होके ऑब्वियसली बूस्टर डोज का इफेक्ट है, इसलिए ही उन्होंने रिकमेंड किया है। और वैक्सीनेशन डेफिनेटली विल बी इफेक्टिव। जिनका फर्स्ट हुआ है उन्होंने सेकंड लेना जरूरी है। जो जो स्पेशल केस सिनारियोज है उन्होंने बूस्टर लेना, थर्ड बूस्टर भी अभी गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, तो वो भी लेना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो पहले अभी BF7 आए हैं, उसके पहले डेल्टा वेरिएंट आए थे, फिर अल्फा आए थे, फिर ओमिक्रॉन आए थे। तो नए वेरिएंट की पहचान कैसे की जाएगी मरीजों में? तो कैसे होता है, जो नॉर्मल टेस्ट है उसमें नए वेरिएंट का पहचान नहीं होगा। आपने अभी टेस्ट दे दिया आपके लैब में, तो वो आपको बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि कौन सा वेरिएंट है, क्या है। तो इसमें जीन सीक्वेंसिंग या जीनोमिक सीक्वेंसिंग होता है। जैसे एक पर्टिकुलर हर एक वायरस की जैसे हमारी हर एक सिग्नेचर यूनिक होती है या फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, वैसे हर एक वायरस का एक फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर यूनिक होती है। वो एक NGS करके मशीन होती है, और जीन सीक्वेंसिंग या जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके बड़ी टेस्ट होती है। वो बहुत गिने चुने लेबोरेटरीज को ही गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कोविड के लिए करने के लिए। तो कुछ कुछ बिल्कुल। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज दिए हैं कि पॉजिटिव केसेस जो भी है वो आपको ये बड़े लेबोरेटरीज में, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में भेजने हैं। और फिर ये गवर्नमेंट लेबोरेटरीज ये इनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करके फिर बता पाते हैं कि वेरिएंट है या नहीं है। बिल्कुल। तो आपके नॉर्मल डॉक्टर मनीष, लेबोरेटरी टेस्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, देखा जाए तो किन लक्षणों को पहचान कर ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिसको देखकर पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए BF7 वेरिएंट को देख के? देखो BF7 के ही ये लक्षण ऐसे नहीं बता सकते। कोई भी मामूली जुकाम या खांसी या बुखार, ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। तो वो कोविड ही है, उसके लिए देखने के लिए आपको पहले कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। कोविड का टेस्ट कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर वो लेबोरेटरी ये अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उसको सीक्वेंसिंग करना है नहीं करना है डिसाइड करेंगे एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स। तो आपको BF7 के लिए क्या सिम्टम, क्या प्रोटेक्शन है, ऐसे नहीं होगा। प्रोटेक्शन जनरली कोई भी वायरस है जो सर्दी जुकाम कॉज करता है, क्योंकि आपके सिम्टम्स वही रहेंगे। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसी एक बंदे को अगर सर्दी जुकाम है तो वो कोविड के वजह से या नॉन कोविड के वजह से। आपको तो सिम्टम्स तो एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। तो देखा जाए तो 24 घंटे में दुनिया में B7 जो वेरिएंट है उसके केसेज आए 5.37 लाख, और जिसमें जापान में 2 लाख मरीज मिले हैं, अमेरिका में 50,000, दक्षिण कोरिया में 88,000, फ्रांस में 54,000, ब्राजील में 44,000 मिले हैं। और इंडिया की बात करें तो अभी 5 मरीज ही सामने आए हैं। और तो इसको लेकर जो इंडियन डॉक्टर्स है और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कितना सतर्क है? अभी देखो हमारे पास, अगर आप आईसीएमआर के वेबसाइट पे जाओगे तो हमारे पास तकरीबन 3,500 RT-PCR के लैब्स ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, जो चालू है। आपने कल का डेटा देखा होगा तो कल तकरीबन 1.25 लाख टेस्टिंग हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव केसेस हार्डली आपके आई थिंक 135 या 150 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बिकॉज ऑफ जो पहले के एक्सपीरियंसेस है उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है। नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बट गवर्नमेंट सेक्टर इज आल्सो वेरी मच प्रिपेयर्ड टू फेस दिस। तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ चैलेंज होगा। ओके। देखा जाए तो कोरोना से कोहराम के बीच नींबू और आंवले की मांग बढ़ गई है, इसके पीछे क्या वजह है? उसमें तो कुछ बता नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हर एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हर एक अलग अलग चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। सर, देखा जाए तो नींबू को रोग प्रतिरोधक क्षमता बताया जाता है, तो क्या लगता है आपको इस वजह से नींबू की मांग बढ़ी है बाजारों में? देखो नींबू एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको, विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। और बहुत सारे प्रीवियसली भी जो मेडिसिन देते थे कोविड के लिए, तो उसमें विटामिन सी का काफी प्रिस्क्रिप्शन होता था।
तो ये एक रीजन हो सकता है कि लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। नींबू का या विटामिन सी रोज लेना वैसे भी बॉडी के लिए अच्छा है, तो उससे मतलब इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, सो वो हेल्प ही करेगा बॉडी को। बिल्कुल। अब देखा जाए तो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि 98% भारतीयों में कोरोना से लड़ने की ताकत है। उनका यह दावा कितना सही है, इस पर टिप्पणी चाहूंगी। उनका दावा किस बेसिस पे किया है, वो अगर पेपर वर्क वगैरह देखेंगे तो वो फिर बता पाएंगे। ऐसे ही अभी मैं भी कुछ दावा कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है। कुछ तो पेपर वर्क होना जरूरी है, कितने सैंपल साइज स्टडी किया है, क्या किया है, उस पे वो होगा। तो मैंने वो पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल। अब प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज में डिफरेंस क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी चाहूंगी। प्रिकॉशन डोज ऐसे मतलब देखो कैसा है, आपका नॉर्मल डोज होता है जब वैक्सीनेशन चालू होता है। तो पहले जब वैक्सीनेशन चालू होता है फर्स्ट डोज लगता है, फिर उसके बाद 4 वीक्स किया, फिर 12 वीक्स किया, फिर 16 वीक्स किया। तो दिस फर्स्ट डोज, फिर सेकेंड डोज, और अभी बूस्टर डोज आया। तो प्रिकॉशनरी डोज और मे बी बूस्टर डोज सेम सेम मीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इज द फर्स्ट 2 डोजेस, जो सबसे अनिवार्य है। जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं उन्होंने एटलीस्ट फर्स्ट डोज लेना जरूरी है, और फिर बेस्ड अपॉन द टाइम, जैसे आपका कोविन ऐप पे आता है 10 वीक्स या 12 वीक्स के बाद, तो सेकेंड डोज, और फिर थर्ड बूस्टर का भी उस पे ही आपको डेट आएगा। सो आई थिंक बूस्टर और प्रिवेंटिव डोज इज मोर और लेस, मेरे को तो सेम ही लगता है सुनने में। ओके। सर देखा जाए तो पिछली बार जब फर्स्ट सेकंड डोज भी जो मरीज लिए होते उनको फिर से कोविड रिपीट भी हुआ था, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखो कोविड आपको ये समझना है कि कोविड वैक्सीन का रोल ये है कि वो आपको मरने से बचाएगा। आपको कोविड तो होते रहेगा क्योंकि वेरिएंट्स होंगे, वेरिएंट्स होगा, आपको इन्फेक्शन होगा, आपको बुखार होगा, लेकिन जो सीवियर कोविड का वेरिएशन है या सीवियर इलनेस है, उससे बचाना काम है वैक्सीन का। आप बोलोगे कि आपको आपने वैक्सीन लिया और आपको कुछ नहीं होगा, तो वो गलत फहमी है, ऐसे नहीं होता है। तो वैक्सीन का काम है आपको से डिजीज बचाना, वैक्सीन का काम है जो वो कर रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, बूस्टर डोज की जगह नोजल वैक्सीन को सरकार ने मंजूरी दी है। नोजल वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए कितनी कारगर साबित होगी? तो देखो, नेजल वैक्सीन जैसे रिसर्च डेवलप होता है वैसे वैसे वैक्सीन डेवलप होती है। तो नेजल वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव होगी, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट वायरस का होता है वो नोज और फेरिंग्स होता है। जो नेजल वैक्सीन होती है उनका एक जॉब रोल होता है कि लोकल इम्यूनिटी क्रिएट करना। तो फाइटिंग लोकल लेवल पे से चालू हो जाती है, मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। इसलिए ऑब्वियसली नेसल वैक्सीन विल आल्सो बी इफेक्टिव, लेकिन जो जो वैक्सीन कंपनी है उन्होंने क्या दावा किया है या क्या उनके पर्ची में लिखा है, पैक इंसर्ट में बोलते हैं, वो पढ़ के हमें पता चलेगा। बट इट विल बी इफेक्टिव, उसमें कुछ डाउट नहीं है। बिल्कुल। अब विशेषज्ञों का दावा है कि BF7 का एंटीबॉडी पर कोई असर नहीं होगा। आखिर इससे कैसे लड़ा जाएगा फिर? वो अभी कौन से विशेषज्ञ ने कैसे क्या बलबूते पे, देखो कैसा होता है ना, दावा तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक बेस होना बहुत जरूरी है। मैं भी यहाँ पे यही चीज बोल रहा हूँ जिसका मैंने साइंटिफिक बेस है, मेरे पास ये पढ़ा हुआ है। तो मैं किसी के दावे पे ये नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है। हाँ, जो रजिस्टर्ड या साइंटिफिक वेबसाइट्स है, ICMR के वेबसाइट्स है, WHO के वेबसाइट है, उसमें जो जानकारी दी है वो जानकारी मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ, या जो मैंने पढ़ा है। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट कुछ दावा करता है, आपने भी ये लास्ट 2-2.5 साल में हर एक साइंटिस्ट ने हर एक बहुत सारे दावा किए थे जो ठीक नहीं थे, तो उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, साइंटिफिकली ठीक नहीं। बिल्कुल। और डॉक्टर मनीष, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को नाम आखिर BF7 ही क्यों पड़ा? वो कैसे होता है, उसके अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक तो जैसे हमारा ABCD होता है, वैसे ग्रीक में अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे अलग अलग लेटर्स होते हैं। तो ओमाइक्रोन इज वन ऑफ द लेटर्स। फिर हर एक वायरस के स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स के नाम अलग अलग होते हैं। तो बी बी नाम के प्रोटीन में फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
तो उसमें भी ABCD पार्ट होगा, तो F पार्ट में भी 4-5 पार्ट होंगे, इसलिए उसका नाम BF7 पड़ा है। अगर आप ये सब जो मैंने बोला जीनोमिक सीक्वेंसिंग जब वायरस का होता है, तो एक वायरस के ऑलमोस्ट मिलियन पार्ट्स करते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पार्ट्स होते हैं। हर एक पार्ट का नाम होता है, और जो पार्ट अलग होता है या डिफरेंट होता है, उस पे ये नाम पड़ता है उसका। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना ने तबाही मचा रखी है, और कोरोना का नया वेरिएंट BF7 भारत में भी दस्तक दे चुकी है, जिसके 5 मरीज अभी इंडिया में भी देखने को मिले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।